बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। बिलाखिर जिसका इंतजार था वो दिन आज हुकूमत के लिए सामने आ गया। आज नेशनल असेंबली से भी कसरत राय से वो तरमीम मंजूर की गई इलेक्शन एक्ट के अंदर जिसकी हुकूमत मुतमन्नी थी, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने भी कसरत राय से ये तरमीम मंजूर कर ली है। अब सदर पाकिस्तान के पास ये मुसवदा जाएगा और बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो तरामीम की गई हैं, हुकूमत ये कहती है ये इसलिए की गई हैं कि इलेक्शन एक्ट और आईन पाकिस्तान के अंदर चंद मामलात के ऊपर एक इबाहम था, खामोशी थी, जिसको आज दूर कर दिया गया है। जबकि अपोजिशन का क्या कहना है वो कुछ देर में मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो किया गया आज पार्लियामान के अंदर वो एक्चुअली क्या है ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आसान अल्फाज में। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर उसकी शिक 66 और 104 में तरमीम की गई है। इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 66 के मुताबिक जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो ये कहता है कि इंतखाबी निशान के हसूल से कबल इंतखाबी उम्मीदवार को किसी पार्टी से अगर वो मुंसलिक है तो पार्टी सर्टिफिकेट रिटर्निंग अफसर को जमा करवाना होता था। इलेक्शन एक्ट 2017 में पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना करवाने की सूरत में उसका नतीजा क्या होगा ये वाज़ेह नहीं था, जबकि आज की तरमीम के बाद जो मुसवदा सामने आया है उसमें फ़र्क ये है कि इलेक्शन एक्ट 2024 में सेक्शन 66 तरमीमी बिल के मुताबिक इंतखाबी निशान के हसूल से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना करवाने वाला उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होगा। इलेक्शन एक्ट की शिक 104(1) जो 2017 की ओरिजिनल स्कीम के अंदर मौजूद है उसके मुताबिक किसी भी सियासी जमात को मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकर्ररा मुद्दत के दौरान अलहदा से ख़वातीन और गैर मुस्लिम उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करवाना होती थी। लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 में ये वाज़ेह नहीं था कि फहरिस्त जमा ना करवाने की सूरत में क्या हिकमत अमली होगी, जबकि आज की तरमीम के बाद ये वाज़ेह किया गया है कि मुकर्ररा मुद्दत में मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा ना करवाने की सूरत में कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। ये दूसरी अमेंडमेंट है। और फिर एक सेक्शन 104(a) ये शामिल किया गया है इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर, और जिसके मुताबिक कोई रुकन असेंबली अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का पार्टी सर्टिफिकेट तब्दील नहीं कर सकता। अब ये बात जहन में रखिए कि ये तरमीम आ चुकी है, सदर के पास जाकर ये कानून बन जाएगी, लेकिन ये किया किस लिए गया है? पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई, ख़ास तौर पर 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट आया, अक्सरियती फैसला था 8 जजेस का, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर एक तफरीक की कि 39 मेंबरान तो वो हैं जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कह चुका है कि ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, लेकिन 41 मेंबरान वो थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इल्हाक का अपना या उनसे वाबस्तगी का अपना पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाया था। अब आज की तरमीम के बाद वो सर्टिफिकेट विड्रॉ नहीं हो पाएगा। इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोक दिया गया है, उसकी अमल दरामद आज पार्लियामान ने रोक दी है। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से भी मुतअद्दिद तकारीर की गई, लेकिन अपोजिशन खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब क्या कह रहे थे, जरा इन दोनों चीजों में जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। ये वर्डिंग आपने कैसे रखी है? ये वर्डिंग में आपने 2 प्रोवाइजो डाले कि 1 प्रोवाइजो डाला है। अपने आईन को देखे, आईन का आर्टिकल 51 कहता है हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो कर दे। आपने इस लॉ में लिखा कि आइंदा कोई वो नहीं ज्वाइन कर सकता। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन? ये आपने इस एक्ट में करवाया। बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने हुकूमत को कह दिया जिस डगर पर आप चल रहे हैं आपका नतीजा शेख हसीना वाजिद जैसा होगा। वो क्या फरमा रहे थे, रज़े भी सुन लीजिए। हम बारहा ये इस पार्लियामान में कह चुके हैं कि जनाब स्पीकर, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। हालात कशीदा हैं क्योंकि अब पार्लियामान ये समझता है कि हमने कानून साजी की है और हमारा हक है कि हम कानून साजी करें। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हमें अमल दरामद से नहीं रोक सकता। हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अपनी जगह, लेकिन पार्लियामान सुप्रीम है। पार्लियामान कोई भी कानून पास कर सकता है, जो कि पार्लियामान ने आज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि हम इस तरमीम को, इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
ये मामला जाएगा किस तरफ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और एडवाइजर हैं टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आज जब ये बिल पेश हो रहा था तो वहाँ मौजूद भी थे। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद उवैस साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं। अकील साहब, पहले ये फरमाइएगा, अब यकीनी तौर पर ये नेशनल असेंबली से हो गया, सेनेट आ गया, सब कुछ हो गया, ये कानून बन तो गया है, लेकिन ये बड़ा इशू स्पेसिफिक लग रहा है और माजी में भी हमारे मुल्क में ये रवायत मौजूद है कि पर्सन स्पेसिफिक या इशू स्पेसिफिक कवानीन जब बनाए गए हैं तो ख़ास तौर पर जब उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है तो अदालत ने बड़ा स्ट्रिंजेंट व्यू लिया है और स्ट्राइक डाउन भी किया है ऐसे कवानीन को। आप ये रिस्क रन कर रहे हैं क्योंकि आज कौमी असेंबली के अंदर जब बिलाल कियानी साहब ये पेश कर रहे थे, आई कुड सी आप उनके साथ ही तशरीफ फरमा थे, ये बिल तो ये कानून तो चैलेंज होगा एंड हो सकता है जो मूड नज़र आता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर स्ट्राइक डाउन हो गया तो बड़ा सेटबैक है हुकूमत के लिए, बिकॉज ये तो लग रहा है जी इसके अंदर एक मेलाफिडे है। ये आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद आफ्टर थॉट के तौर पर कानून पास किया। मुनीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि इसमें 3 अमेंडमेंट्स हैं और वो तीनों अमेंडमेंट्स ना तो पर्सन स्पेसिफिक हैं ना पार्टी स्पेसिफिक हैं। उसकी वजह यह है कि ये बताया जाए कि क्या इलेक्शंस के टाइम पे या कभी भी जब इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी उम्मीदवार है वो अपना पार्टी का टिकट जमा कराता है, अगर कोई पार्टी उसे टिकट नहीं देती तो वो डेफिनेटली आज़ाद ही तस्वर किया जाएगा, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी जहाँ पे बात है कि एक दफ़ा जब एक आज़ाद उम्मीदवार ने कानून और आइन के अंदर जो दर्ज टाइम पीरियड है वो 3 दिन का है, 3 दिन के अंदर अगर उसने अपनी एफिलिएशन और उससे अपने बयान हल्फी एफिडेविट जो है वो जमा अगर करा दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मैं फ़लाँ पार्टी में काफ लाम मीम नून जो भी पार्टी है उसमें अगर मैं जा रहा हूँ, तो उसके बाद उसको कोई हक नहीं है कि वो उसको रिवोक करे और उसका जब दिल चाहे इस अगर नेशनल असेंबली की बात करें तो 5 साल के अंदर तो ये तो नहीं हो सकता कि 1 साल एक पार्टी में रहे फिर उसके बाद दूसरी में चला जाए, फिर उसका दिल भर जाए तो वो तीसरी में चला जाए। तो एक दफ़ा की जो बयान हल्फी है, जब एक दफ़ा आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीतते हैं तो आपने बयान हल्फी देनी होती है। मैं ख़ुद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीता हूँ, मैंने अपनी बयान हल्फी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दी कि मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद अब मैं वो रिवोक नहीं कर सकता। तो कानून में तो ऑलरेडी क्लैरिटी मौजूद थी, लेकिन इसको फर्दर क्लैरिफाई करना ज़रूरी था क्योंकि आइन की जो शिकें हैं वो बहुत क्लियर हैं, इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शंस हैं वो बहुत क्लियर हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अब हम रह गया 104A तो आपने इंसर्ट किया ना रेवोकेशन के हवाले से, बट इशू ये है कि इसको डील करने के लिए कि कोई फ्लोर क्रॉसिंग ना हो, 63A मौजूद है और उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक तशरीह भी उमर अता बंदयाल साहब ने कर दी। अब चले वो कर दी, अब इट स्टिल होल्ड्स द फील्ड, बट इशू ये है कि ये तो पहले भी मौजूद है कि डिफेक्शन नहीं हो सकती, फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं हो सकती। आपने ये कहा है कि अगर पार्टी एफिडेविट दे दिया तो वो इररिवोकेबल है, लेकिन यहां तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है ना। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया बाकायदा तौर पर, और लड़ाई उन 41 मेंबरान की है कौमी असेंबली के जो कि एफिडेविट पहले दे चुके थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में। अब सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है कि अगर वो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, वो शायद कानून और कानून से भी आगे चल के है कि अगर वो देना चाहें नया एक फ्रेश एफिडेविट तो वो दे सकते हैं, बट आपने उनका रास्ता रोका है इफेक्टिवली। नहीं, देखें, आइन और कानून बिल्कुल वाज़े तौर पे ये कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस नहीं है माजरत के साथ। ये तमाम तर 80 के 80, आप तो बात करें 41 मेंबरान की, ये तमाम तर 80 के 80 मेंबरान जो हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, जिसको वो डिस्प्यूट भी नहीं कर रहे कि हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है, उनको कहा जाता है कि हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी देते हैं, बिकॉज ये आइन और कानून से तो बालातर बात है, मावराए आइन और कानून है, क्योंकि वहाँ पर तो 63A की डिफेक्शन की आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, लेकिन आपका आइन जो है वो वाज़े तौर पे जब फ्लोर क्रॉसिंग को रोक रहा है तो फिर देन कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो किस तरह उसको रेगुलेट कर सकता है या उसको किस तरह फ्लोर क्रॉसिंग। साहब एक इशू है ना, इससे पहले कि मैं तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू लूं जनाब अहमद उवैस साहब से, एक इशू अकील साहब ये भी है ना कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी, ये फर्क तो है ना 39 मेंबरान और 41 मेंबरान का, 39 मेंबरान की तो इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट छाप दी है, इशू कर दी है कि ये तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं
उन्होंने रिटर्निंग अफसर को अपना टाइमली एफिडेविट नहीं दिया था, हेंस वो उस वक्त इलेक्शन के वक्त तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स नहीं थे। लेकिन वो तो इलेक्शन कमीशन उन्हें कर चुका है कि वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये तहरीक इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट्स हैं। अब लड़ाई उन 41 की है जिन्होंने एफिडेविट दिया था कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आप ये कहते हैं कि नहीं, ये काम अलाउ नहीं होना चाहिए कि कोई पहले दे दे और फिर रिवोक कर ले और किसी नई पार्टी को दे दे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं कि वो दे सकते हैं। अगर आपने तो यकीनी तौर पर पढ़ा है जो शॉर्ट ऑर्डर आया था, पैराग्राफ 7, पैराग्राफ 8, पैराग्राफ 9, उसमें यही कुछ लिखा था। तो आपको लगता नहीं कि जब अदालत इसे देखेगी कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो वो इस कानून के हवाले से कुछ कर सकती है? देखिए, बिल्कुल आज फ्लोर ऑफ द हाउस से जो है बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बहुत वाज़े पैगाम दिया है। उन्होंने कहा हम इसको चैलेंज करेंगे, दिस इज राइट नाउ द लॉ ऑफ द लैंड। अब जब ये सेनेट से हो जाएगा, इसको असेंट मिल जाएगा प्रेसिडेंशियल, ये प्रोमलगेट हो जाएगा कानून और ये अमेंडमेंट्स आपके पास होकर कानून का हिस्सा बन जाएंगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चैलेंज करना चाहते हैं, बेशक चैलेंज करें। बट बिकॉज ऑब्वियसली अब देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी कि हम एक 187 का जो एक कंप्लीट जस्टिस का जो नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है और जिस तरह वो कवर लिया जा रहा है, उसमें भी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि द लॉ ऑफ द लैंड इज वेरी क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाजे है और इलेक्शन एक्ट बहुत वाजे है, और जो कोई कबात रहती थी वो मेरे ख्याल से आज के बाद निकल चुकी है। आपको लगता है कबात निकल गई है? बट होल्ड ऑन टू योर थॉट अहमद अवैस साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये एक बहरहाल आइन कानून साजी के ऊपर पार्लियामान में कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। आप हमारे उस्ताद हैं, आप बेहतर जानते हैं। बट इशू ये है कि इन्होंने कानून साजी तो हो गई, सेनेट से भी हो गया, सारा मामला हो गया, क्योंकि अब लॉ ऑफ द लैंड तो ये होगा once it's promulgated, but the issue here is क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अमल दरामद को इम्पैक्ट कर रहा है? बिकॉज हुकूमत ये कहती है कि ये इम्पैक्ट करेगा, शायद ओपनली वो एक्नॉलेज ना करें, बट इफेक्टिवली तो उन्होंने बंद बांध दिया है उस फैसले के आगे। अहमद वैसा जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये इनकी तो देखिए ना, आपने यू राइटली सेड के कोई इशू स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक अगर आप उसकी लेजिस्लेशन करेंगे तो उसमें ये एहतमाल तो मौजूद होगा कि आपने इसकी नीयत ठीक नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट, स्टेट के 3 पिलर हैं जिनमें सबसे अहम पिलर जो है वो जो है जुडिशरी का है, क्योंकि उसको पावर ऑफ रिव्यू दे दी है कि पार्लियामेंट कोई फैसला करेगी, कोई लेजिस्लेशन करेगी इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जी, तो वो ऑन द टच स्टोन ऑफ आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, कुरान एंड सुन्ना, वो उसको देखेगी सुप्रीम कोर्ट कि ये उसके मुताबिक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो स्ट्राइक डाउन कर सकती है। इसी तरह कोई भी पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, कोई एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन है, कोई ऑर्डिनेंस है, तो तमाम के तमाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ रिव्यू से मुबर्रर नहीं हो सकते। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि अगर इनकी बात को मान लिया जाए तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देखिए, जब भी कोई हुकूमत बनाता है, चाहे वो सिंगल पार्टी की हुकूमत है या वो कोलिशन गवर्नमेंट है, दोनों सूरतों में उसकी पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी तो होती है, तभी हुकूमत बनती है। और आम आपने कोई लेजिस्लेशन करनी है, कोई आपने बिल पास करना है, एक्सेप्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस की जरूरत होती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला एक सिंपल मेजॉरिटी बैठ के उसको नलिफाई कर दे कि ये उनको पसंद नहीं आया, या उनके जो मफादात हैं वो उनसे मुतसादिम है, तो ये निज़ाम तो ख़राब हो गया ना। फिर आइन तो फिर आपने बाला ताक रख दिया, आपने वो निज़ाम तोड़ दिया, आपने वो थर्ड स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ दी स्टेट, जिसके ऊपर स्टेट एडिफिस जो है उसको आपने उसका बुनियाद बना के खड़ा किया है। एक्टिंग एज अ डेविल्स एडवोकेट सर, बट कानून साजी भी तो पार्लियामान का ही हक है, वो कर सकते हैं, अब उन्होंने कर दी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका अब कुछ हो नहीं सकता, ये लॉ ऑफ द लैंड तो हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का डीटेल्ड ऑर्डर आए, इंप्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ आए, हो तो कुछ नहीं सकता। अब यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ कि बड़ी एनॉमलस सिचुएशन ये इन्होंने क्रिएट की है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप की है कि आप सुप्रीम कोर्ट का भी फुल कोर्ट इत्तेफाक से बैठा हुआ था जी, उनका फैसला आता है
उसको आप ये एक सिंपल मेजॉरिटी से बैठ कर उसको नलीफाई करें और आप कहें कि अब ये अब वो लॉ ऑफ लैंड तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लॉ ऑफ लैंड है कि ये सिंपल मेजॉरिटी से एक बदनीति के ऊपर बुनियाद जिसकी है वो एक उन्होंने पास करके उसको नलीफाई किया है। और अगर वो कहते हैं आइन वो कहते हैं जी पार्लियामान सुप्रीम है, बट सर वो उनका आर्गुमेंट ये जी पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान कानून साजी करती है, आइन साजी करती है, सुप्रीम कोर्ट महज तशरीह करती है। आर्गुमेंट ये है हुकूमत का। नहीं सुनिए, ये मेरी बात सुनिए ना, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीन स्टेट के पिलर हैं जी, इंडिपेंडेंट, और इसलिए इन सब में से ज़्यादा जो है इख्तियारात जो हैं वो आर्टिकल 188 के ज़रिए वो जुडिशरी को दिए गए हैं जी, कि आप पार्लियामेंट के किसी एक्ट को देखेंगे कि ये किस नीयत से पास हो रहा है, वरना तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपको ये तो एक नेकेड डेस्पोटिज्म हो जाएगा अगर ये बात मान ली जाए। इसलिए ये बहुत चीज़ें हैं, ये फैसले आगे चलेंगे। ये मेरे ख्याल में सर ये कोई अगर सर रैशनली देखा जाए, सर ये भी रहनुमाई की रैशनली देखा जाए, जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और रीजंस लिखा है उसमें एक बात तो चले, ये बात क्लैरिटी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साइलेंट तो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कपल ऑफ थिंग्स, जो गवर्नमेंट ने भी लिखा है कि नीदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द इलेक्शन एक्ट प्रोवाइड फॉर जॉइनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी बाय एन इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट और कैंडिडेट्स एट सब्सिक्वेंट स्टेज when they have already exercised the option to join a political party at a point of as a point mentioned as specified in the constitution. But now the question is, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने कहा कानून खामोश है, आइन खामोश है, हमने सिर्फ बंद बांधा है कि आप ये नहीं कर सकते कि आज मैंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, मेरा दिल भर गया या मैंने आफ्टर थॉट आई है तो चले जी मैं अपना रिवोक कर रहा हूं और मैं फलानी पार्टी को एज इंडिपेंडेंट अब ज्वाइन करूंगा, मैं उस पार्टी का मेंबर हो जाऊंगा। उनका आर्गुमेंट ये है। हाउ डू यू डील विद दिस सर? देखिए सवाल ये है कि देखिए जब ये सिचुएशन नहीं थी, कहते हैं कि आइन खामोश है, कानून खामोश है इसके ऊपर, क्योंकि ये सिचुएशन अराइज नहीं हुई कभी ऐसी प्रॉपोजिशन। क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने जब बैठ के एक जजमेंट दी जी, और उस जजमेंट को आपने महसूस किया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए, तो आप उसकी लाइट में आप पर्सपेक्टिव इफेक्ट के अंदर कोई तब्दीली जो आइंदा के लिए हो सके, ठीक है, वहाँ पे आप तो लगा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई नहीं कर सकते। हाँ, ये तो उसके मुताबिक ही चलेगा। हाँ, आइंदा के लिए लेजिस्लेशन करनी है, वो सूरत हाल देखी जाएगी, उसकी क्या सूरत होगी वो सुप्रीम कोर्ट उसके मुतालिक जो है, अगर ये चैलेंज भी होगा तो वो बताएंगे इसके मुतालिक क्या सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक, ये है असल क्वेश्चन। बट अकील साहब बात ये है, बैरिस्टर साहब के रेट्रोस्पेक्ट में जाके जब आप करते हैं, वो तो आप भी माशाल्लाह क्योंकि खुद बैरिस्टर हैं, आप तो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आपको पता है ये काम तो इसीलिए किया जाता है कि जी बस ठीक है पीछे से ही मामला इतना तगड़ा कर दिया जाए। यानी जब से उस एक्ट की जो एज है, आप 2017 से उसको आपने इम्प्लीमेंट करवा दिया, रेट्रोस्पेक्ट में जाके देखा जाए तो ये बात वही है ना जी, नंबर ऑफ सीट्स अगलों को ज्यादा ना मिल जाएं या पीटीआई के पास रिजर्व कैंडिडेट्स ना चलें। लेट्स बी फेयर अबाउट इट। आपने अब डिवीजन क्रिएट कर दिया कि वो 41 मेंबरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही रहेंगे या जो भी उनका स्टेटस होगा 39 के साथ यू कैन दैट। इशू तो मेन यही है बैरिस्टर साहब। मुनीब साहब, सबसे पहली बात जो मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि जो 41 हैं अभी भी उनका कोई फ़ैसला हतमी तौर पे नहीं हुआ कि वो किस पार्टी में, वो तो बेचारे जो है हवा में लटके हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अप्रोच किया है क्लैरिटी पर्पसेस के लिए कि हमें बता दें इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट को और उनके जज साहिबान को कि ये आप क्या हुक्म सादे फरमाते हैं कि ये कहाँ पे जाएंगे, क्योंकि अभी तो ना इनकी पार्टी का कोई चेयरमैन है। 3 दफ़ा हमने इनको मौका दिया, इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और वो तीनों दफ़ा ही गलत करवाए बामुताबिक रेगुलेटर। अब इशू ये है कि 15 दिन का टाइम था, वो सर्टिफिकेट जमा कराने थे। आइन और कानून में तो 3 दिन वाजे लिखा हुआ है। अब ये 15 दिन कहाँ से अखज़ किए गए ये भी समझ नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म पर पाबंदी है सब पर मानना। सुप्रीम देखें, ये आइन और कानून से बालातर हो के तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू स्टे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑफ एंड जो इंटरप्रिटेशन जो उसने करनी है कानून की, कानून होगा और आइन होगा तो उसी के विद इन 4 कॉर्नर्स रह के इंटरप्रिटेशन होनी है ना, कोई वही तो नाजिल कहीं से नहीं होनी। बरकैफ बात यह है कि वो 41 के अभी भी फेट का कोई डिसीजन नहीं आया, कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि 15 दिन जब गुजर गए तो मैं समझता हूं कि इसको थोड़ी सी मैं आपके साथ जो इसकी नेक्सस ड्रॉ करूंगा, ये पीटीआई वाले
6 जजेस के खत की तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अब 2 जजेस का ज़मीर जागा है और उन्होंने कहा है कि आइन और कानून में तो ये लिखा है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है और जो हम यहाँ पे इस मनसब पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आइन और कानून की ही बात होनी चाहिए, इसी की बालादस्ती होनी चाहिए और इसी के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। अब जो दर्ज ही नहीं है आइन और कानून में, मावराए आइन और कानून जो है, आप किसी को एक स्पेशल कार्व आउट करके, क्रिएट करके रिलीफ अगर फराम करना चाहें तो देन दैट्स ऑब्वियसली नेपोटिज्म। मैं तो उसको प्लेन नेपोटिज्म कहूँगा। जहाँ तक आपने बात की कि इनको सीटें मिल जानी चाहिए या नहीं मिल जानी चाहिए, मुनीब साहब माजरत के साथ, व्हाट नीड्स टू बी डन इन अकॉर्डेंस विद लॉ शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और लॉ तो यही कहता है कि अगर किसी ने कंटेस्ट नहीं किया और किसी ने लिस्टें जमा नहीं कराई और जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए तो फिर वो आज़ाद है। बट बात यह है बैरिस्टर साहब कि जिन 2 मौजूद जज साहिबान के डिसेंटिंग नोट का या डिटेल जो उन्होंने अपना ऑर्डर दिया उसकी बात कर रहे हैं, फाइन उसकी बहुत वैल्यू होगी आपकी नज़र में, बट दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग ना। वो मेजॉरिटी जजमेंट तो अपनी जगह मौजूद है जिसका अभी डिटेल रीजनिंग आनी है। सवाल ये है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आपका आर्गुमेंट ठीक है कि कानून से बाहर होके, आइन से बाहर होके नहीं कुछ हो सकता, बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बैठकर एक फैसला दे देते हैं, वो फैसला आ जाता है टेक्निकली इन आइनी स्कीम के अंदर, वो फैसला उसके ऊपर पाबंदी करना, उसका इतलाक लाजमी है। आपने ये कानून साजी करके उसका इतलाक इफेक्टिवली रोकने की कोशिश नहीं की, रोक दिया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कल ये करती है कि जी ये तो मेलाफेडी और हम इसे उड़ा देते हैं, ये हमारे ऑर्डर के खिलाफ है, तो फिर होगा जी कि पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। क्योंकि हमारी हिस्ट्री है कि कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन करवाएं 2 सूबों में, ऑर्डर दे दिया, पार्लियामान ने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, रेजोल्यूशन पास हो गई, कर लें जो करना, नहीं हुआ इम्प्लीमेंट। यहां भी फिर यही है कि जी कर लें जो करना, नहीं होगा इम्प्लीमेंट। देखें, बात यह है मुनीब साहब, सबको अपने डोमेन में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के काम करना है। अब बात यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ट्रांसग्रेस करेगी लेजिस्लेचर के इश्यूज़ में और या उनकी पावर्स के ऊपर, अगर उनके ऊपर किसी तरह का कानून साजी करने की या आइन साजी करने की कोशिश करेगी, तो देन ऑब्वियसली ये तो पार्लियामान को तो बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग सुप्रीम, ये तो हमें तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम ऑब्वियसली ये कहते हैं कि आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, उसके मुताबिक आप फैसला करें। और आइन और कानून में तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी प्रोविज़न है जो कि इनके केस को सपोर्ट कर रही थी और या कर रही है। एंड हेंस ऑब्वियसली आज 15 दिन, क्या उससे ज़्यादा ही दिन गुजर चुके, दिस मेजॉरिटी जजेस who have sided with this decision, वो खुद देर actually at a loss in finding the relevant provisions of the constitution कि कौन सी शिक है जो इसके सारे मामले को सपोर्ट करेगी, एक्सेप्ट 187 के अलावा जो कंप्लीट जस्टिस का एक जो नज़रिया ज़रूरत के तहत, तो मैं इसको कहूँगा, जो कार्व आउट किया और क्रिएट किया डिसीजन इस पार्टी के, इस फरीक के फेवर में, जो कि दैट वाज नॉट इवन बिफोर देम, जो उनके सामने ही नहीं था, जिसकी अपने वकील जो है वो कह रहे थे सीएमए के थ्रू, जब ये गए हुए थे, कमल जोसेफ साहिबा पिटिशन एप्लीकेंट थी उसमें, उन्होंने, सलमान अकरम राजा साहब ने खुद कहा, फैसल नकवी साहब ने खुद कहा, ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी चाहिए जी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो हु वाज एक्चुअली बिफोर देम वाज एक्चुअली उनको तो मिली नहीं, उनसे तो ये ले ली गई। हाँ, वो तो पार्लियामेंट्री तो पार्टी की डेफिनेशन में भी पूरी नहीं उतरती, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, वो आपकी बात ठीक है, उनकी तो पिटिशंस भी रिजेक्ट होगी फॉर दैट मैटर। बट इशू ये है बैरिस्टर साहब कि आप जो कर रहे हैं अभी, अहमद अवैस साहब ने, वो क्योंकि खुद कानूनदान है, वो डेस्पोटिज्म है अकॉर्डिंग टू देम। आपने कहा जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने फरमाया है या किया है, दैट इज नेपोटिज्म। ये बड़े स्ट्रॉन्ग चार्जेस हैं दोनों पिलर्स के एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल, देखें, हमारे डोमेन में, हमारी जुरिस्डिक्शन में ट्रांसग्रेस किया गया है। पार्लियामान का काम है कानून साजी करना, आइन साजी करना, आइन में तरमीम करना, कानून में तरमीम करना। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, नहीं किसी और इदारे का काम है, जिसका काम उसको साजे। और हमारा काम था कि हम इस कानून में क्लैरिटी लेके आएँ। वीव एक्चुअली ब्रॉट सम क्लैरिटी इन दिस कि ये वंस एंड फॉर ऑल जो है पेंडोरास बॉक्स क्लोज हो, कि ये नहीं हो सकता कि किसी की लाइकनेस या डिसलाइकनेस पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को उस तरह इंटरप्रेट किया जाए। परहैप्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सपोर्ट ही ना करें उनके सारे मामले को, जिस इस केस में तो वाज़ेह है ना उनको सपोर्ट कर रही है ना कोई और मामला है। टुवर्ड्स द एंड आई नो, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा, को प्लानिंग तो होती है ना कि यार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जजेस मौजूद हैं, वही जजेस मौजूद हैं जिन्होंने फैसला किया है, मेजॉरिटी जिन्होंने डिसीजन दिया है, उनको रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन गया भी हुआ है फॉर क्लैरिटी से, ये मामला भी सामने आएगा, चैलेंज होगा, ये अमेंडमेंट उड़ जाती है,
उड़ा दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म आता है कि नहीं, जो फैसला हमारा है उस पर अमल दरामद कीजिए, कम व्हाट में उस पर अमल दरामद होना है, बिकॉज दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, हाउ वुड द पार्लियामेंट रिएक्ट टू इट? हाउ वुड गवर्नमेंट क्या करेगी? फिर आपके पास ऑप्शन तो नहीं है, वो अलाउ मी टू से माजरत के साथ वो एग ऑन फेस वाली बात ना हो जाए। नहीं मुनीब साहब, ये बिल्कुल एग ऑन फेस वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये आप देखेंगे इन तीनों अमेंडमेंट्स में मुझे एक भी अमेंडमेंट उठा के बताएं कि जिसकी वायरीज चैलेंज हो सकती है, दैट्स एक्चुअली नॉट इन कॉन्सोनेंस विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आइन और में लिखा हुआ है और उसकी फर्दर क्लैरिफाई हमने किया और फर्दर क्लैरिटी पेश की है कि ये अब वाज़े तौर पे आ जाए कि जी एक दफ़ा जिसने हलफ ले लिया, जिसने अपने एफिडेविट जमा करा दिया और जो उस टाइम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, और जो लिस्टें जमा एक बाय कट ऑफ डेट जिसने जमा करा दी, तो ये है। ये बताएं ना, इन तीनों शिकों में आइन मुखालिफ या आइन से मुतरादिफ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस कराई गई, फर्दर क्लैरिफाई किया गया है। सो आई फेल टू फैथम या अंडरस्टैंड कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह जो है इसको स्ट्राइक डाउन करेगा। ठीक है, बट इसके में कोई जवाब पैदा नहीं होगा। मतलब ऐसा टुवर्ड्स द एंड ये सेनेट भी पास कर गया, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, ये कानून भी बन जाएगा। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, वैसे तो बेशुमार इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास, बट अभी अदालत छुट्टियों पर है, फैसले पर अमल दरामद अब तो नहीं होगा ना। अब तो इलेक्शन कमीशन भी कहेगा जी लॉ ऑफ द लैंड है, हमारे सामने मौजूद है, हम तो नहीं कर सकते ये, ना ये कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, कानून के खिलाफ है। या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रिविजिट करे और आज के कानून के मुताबिक दे, यही हो सकता है। या सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को स्ट्राइक डाउन करे। आपको लगता है क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिविजिट करेगा, मेरा ख्याल है, या ये इसको उड़ाएंगे? मैं आपको बताऊं, आप देखिए ना, आप भी जानते हैं और बैरिस्टर साहब भी यहाँ बहस कुछ भी करें, लेकिन वो भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑबिटर डिक्टा जो है वो भी इट कैरीज द वैल्यू ऑफ लॉ जी। एक किसी में एक पासिंग रिमार्क्स भी सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उसकी हैसियत भी कानून की हैसियत है। और ये तो एक इतना डेलिबरेट फैसला है कि पूरी कोर्ट बैठी है, फुल कोर्ट, 13 जज साहबान बैठ के फैसला दे रहे हैं और 11 जज साहबान जो हैं वो पार्टी होल्ड कह रहे हैं कि पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला दिया है, और बाकी जो मेजॉरिटी अलग है। तो ऐसी सूरत में देखिए, इन्होंने तो माजी में भी ऐसे करते रहे हैं। आपने देखा कि जब ये 90 दिन का सिलसिला चल रहा था तो पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की जो तजलील हुई है और जो इन्हीं लोगों ने की है पार्लियामेंट के नाम के ऊपर कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, 90 दिन के इलेक्शन नहीं होने दिए, और वो सुप्रीम कोर्ट की वो पाकिस्तान के आइन की ओपन डिफाइंस नहीं की इन्होंने। बट बात ये अहमद अवैस साहब, अलाउ मी टू से सर, गुजारिश ये भी है ना कि जो बंदयाल साहब के वक्त हुआ, मैं चले उस पर नहीं जाता, बट सवाल ये है, आइन सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करती है, बट द क्वेश्चन इज, ये बड़ा क्रूड सी बात है जो मैं करने लगा हूं, लेकिन ये हकीकत है, नहीं अमल दरामद हुआ सर, इलेक्शन करवाएं 2 सूबों में, क्या कर लिया किसी ने? अब भी ये कहा जाता है जी नहीं अमल दरामद होगा, इसके ऊपर क्या होगा? यही गलत हुआ, जिसकी वजह से, क्योंकि ये बाई टेम्परामेंट नवाज शरीफ फैमिली जो है, पर्टिकुलरली नून लीग के, ये डिस्पोटिक ज़हन के लोग हैं। आपने देखा नहीं था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही थी नवाज शरीफ के ऊपर 97 में, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे स्टॉर्म किया था, कैसे हमला किया था इन्होंने, कमरे तोड़ दिए थे, कोर्ट रूम तोड़ दिए थे, जजेस को भाग के अपनी जान बचानी पड़ी थी। बिल्कुल ठीक है। यही चीफ जस्टिस से यही उस वक्त ये नवाज शरीफ थे और यही शहबाज शरीफ थे जिन्होंने पंजाब से फोर्स भेजी थी। तो ये लोगों के तो ये इतने आर्बिट्ररी जहन हैं इनके, वो डिस्पोटिक जहन है इनके, और ये खतरनाक सूरत हाल पैदा अब भी कर रहे हैं। बट सर आप सर आप बिल्कुल ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बट इससे को फर्क नहीं पड़ता ना। गवर्नमेंट ने तो, मैं उसे कार्रवाई कहूं या उनकी एक कानूनी एक दाव या जो भी है, उन्होंने कानून साजी कर दी, हो कुछ नहीं सकता। क्या मैं ये समझूं तहरीक इंसाफ के लिए अब यही मसला, यही रह गया ऑप्शन के हो कुछ नहीं सकता? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सब कुछ होगा। ओके, हर कॉज का एक इफेक्ट होता है, बिल्कुल ठीक, और इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। तहरीक अपनी जगह पे करेगी, तहरीक इंसाफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैसियत को अगर कायम रखना है तो वो भी इसको बड़ा थॉटफुल इस मैटर को टेकअप करेंगे, क्योंकि आइन को कायम रहना अगर अपनी असल हैसियत के अंदर
तो बहुत सारे मामला जो हैं इनके इस फेल के साथ वो सामने आए हैं और वो सामने सॉर्ट आउट होंगे, और शायद यही यहाँ से ही पाकिस्तान का फ्यूचर का पता लगेगा कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान का फ्यूचर चलेगा या एक नेकेड डेस्पोटिज्म इसका फ्यूचर है। बट अहमद वैसा मैं आपकी राय लेना चाहूंगा, ये अब एज अ कानूनदान भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कर सकती है कि देखिए आप पार्लियामेंट को सेंश्योर नहीं कर सकते, पार्लियामेंट को किसी कंटेम्प्ट में नहीं बुला सकते, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप उसको उस तरह से कंटेम्प्ट में होल्ड नहीं कर सकते, होगा क्या, ऑप्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास? उसके बाद दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि वो ये जो इन्होंने लेजिस्लेशन की है, ये एक्ट वगैरह जो अमेंडेड एक्ट पास किया है और उसको ये बन जाएगा, जब एक्ट बन जाएगा तो वो इसको नंबर एक तो वो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, कि नहीं एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के होते हुए ये फलां ये सब स्ट्राइक डाउन करेंगे। नंबर दो, जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव है ना, इंडिपेंडेंट एक है, दे वर बाउंड टू, आप देखिए ना आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर सामने रखें तो एग्जीक्यूटिव को सिविल हो या मिलिट्री हो, दे आर बाउंड टू ओबे द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो ठीक है, और उसको ये अगर इस तरह डिफाइन करेंगे, हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट है ना, करेंगे तो इनके खिलाफ कंटेम्प्ट में भी जा सकते हैं सर, हमारे कंटेम्प्ट में भी जा सकते हैं। पार्लियामान के अंदर तो जिन मेंबरान ने वोट दिया है पार्लियामान में, वही तो सवाल है सर, कंटेम्प्ट में कैसे जाएंगे? बिलाल अजहर कियानी के खिलाफ जाएंगे जिन्होंने बिल पेश किया, पर उन मेंबर्स के खिलाफ जाएंगे जिन्होंने हक में वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट के भी आई बिलीव इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप किसको कंटेम्प्ट में धरेंगे, बिल मूवर को या उन मेंबर्स को जिन्होंने इसके हक में वोट दिया? आप यही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कंडेम में यही जिम्मेदार होगा इसका। अच्छा जी, ये इसको जिस मैटर को जिस तरह से बदनीति से वहां ले जाके ये सारा जो कुछ किया है, ये सारी एक्सरसाइज जो है, लेट मी आस्क अकील मलिक साहब, जजमेंट के होते हुए, अकील मलिक साहब आप तैयार हैं? वो प्राइम मिनिस्टर को भी कंटेम्प्ट हो सकती है और शायद कियानी साहब को भी, आप भी साथ बैठे थे, आपको भी शायद हो जाएगी। नहीं मुनीब साहब, बात यह है कि पार्लियामेंट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑब्वियसली किसी कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में नहीं आ सकती। फ्लोर ऑफ द हाउस में जो बात होती है वो उसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं लग सकती, और ये एक हमारा राइट है, एक्सक्लूसिव डोमेन है लेजिस्लेशन, हमने लेजिस्लेशन की एंड सो व्हाट। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि ये रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिवली लेजिस्लेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में। कई ऐसी 20 मिसालें आपको मिलेंगी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ हुई। ये कोई फौजदारी कानून नहीं है जिस पे कोई ममानियत है या कोई क्रिमिनल लॉ की प्रोविजन नहीं थी। दिस इज समथिंग वी फेल्ट नीडेड क्लैरिफिकेशन और हमने इस पे क्लैरिफाई किया। आप तैयार हैं कंटेम्प्ट वगैरह के लिए? अगर कोई आ जाए, को पता थोड़ी होता है। नहीं, कंटेम्प्ट किस तरह हो सकती है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कानून साजी करना हमारा डोमेन या राइट नहीं है, वो पार्लियामान का राइट है। लेजिस्लेटिव बिजनेस करना हमारा एक्सक्लूसिव डोमेन है। हमने तो वो किया जो हम कर सकते हैं, और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है से जो भी करें वो none of those proceedings can actually be called into contempt। बिल्कुल, आप ये अहमद उवैस साहब ही नहीं, तहरीक इंसाफ को वो जारी बात है, वो कहते हैं अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, बट लेट्स सी हाउ इट ऑल पैन्स आउट। मैं जनाब अहमद उवैस साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बैरिस्टर अकील मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वक्त दिया हमें। अहमद उवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर, ये जो कुछ हुआ है ये यही रुकेगा नहीं, इसका सियासी इम्पैक्ट भी है, और पाकिस्तान के ऐवानों के अंदर क्या होगा, आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, ये तबले जंग तो बच चुका है, और ये किस तरफ ले जाएगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सियासी हालात को। एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो पार्लियामान के अंदर हुआ, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया ब्रेक से पहले कि उसकी इम्प्लिकेशंस होंगी, उसके सियासी इफ़ेक्ट भी होगा, लेकिन जिस नहज पर यह मामला चला गया है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सट्रीम साउथ पोल और एक्सट्रीम नॉर्थ पोल के ऊपर मौजूद हैं, हालात ख़राब हैं। आज जो तकारीर पार्लियामान के अंदर की गई उसके अंदर जहां बैरिस्टर गौर खान साहब ने कहा कि आप एक सियासी जमात की स्पेस ले रहे हैं तो आपका नतीजा भी शेख हसीना वाजिद जैसा होगा। कुछ देर पहले बाबर अवान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को तो रास्ता भी नहीं मिलेगा क्योंकि वागा इस्लामाबाद से बहुत दूर है। लेकिन जो बात अली मोहम्मद खान साहब ने कही उसकी भी बड़ी अहमियत है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब से माफ़ी मांग लीजिए। वो क्या फरमा रहे हैं सुनिए। वो मलाही है, वो इस कौम का खादम है
जाके माफी मांग लो, माफ कर देगा। माफी मांग लो, माफ करेगा तो मुल्क चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से मुल्क नहीं चलेगा, गलती तस्लीम करनी पड़ेगी। ये तकारीर और ये शोला बयानी तो अपनी जगह मौजूद है। मामला जा किस तरफ रहा है, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब इरशाद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब हसन अयूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब भट्टी साहब, जिस नहज पर ये मामला चला गया है और जितनी ये लड़ाई बढ़ गई है, बाद जो पार्लियामान के अंदर हुआ, एज वी स्पीक नेशनल असम्बली से पास हो गया, सेनेट से पास हो गया, सदर असेंट दे देंगे तो कानून भी बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमल दरामद होने के खिलाफ हुकूमत ने बंद बांध दिया है या पार्लियामान ने बंद बांध दिया है। लेकिन ये इस तरह की मिसालें क्यों दी जा रही हैं कि जी इस हुकूमत का अंजाम भी वो शेख हसीना वाजिद जैसा होगा और शहबाज शरीफ साहब को तो भागने की जगह नहीं मिलेगी, वागा बड़ा दूर है। अच्छा, इसके दो बातें हैं। पहली बात आपने कही कि जो बंद बांध दी गया, ये बंद नहीं बांधा, हुकूमत ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा, एक ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तफसीली फैसला नहीं आया। अगर तफसीली फैसला आने में वजूहात कुछ और हों और इनकी वजूहात ये जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है ये और हो तो फिर दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के दो हिस्से थे फैसले के। पहला हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ की वापसी हुई, वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा जिसमें वो माजी में गए कि इनके साथ ज्यादतियाँ हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इनको बदला ले लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की जो कि गैर आईनी था, तो उसका उन्होंने जाके रिलीफ दिया। ठीक है जी। और तीसरा ये भी कोई बड़ा एक मजे का सवाल है कि अगर ये मैंडेट किसका था, ये एक जमहूरी सवाल है कि मैंडेट इखलाकी तौर पे और जमहूरी तौर पर ये किसका मैंडेट था। और आईनी तौर पर सवाल ये है कि ये अगर तरीके इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलना तो क्या इनको दी जा सकती हैं? सही है, इसका भी कोई जवाब। खैर, सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में जाएंगे तो वो देख लेंगे। अब दूसरा आपने जो बड़ा दिलचस्प सवाल है और आज का सवाल है, मैं हैरान ये हूं कि इनके पास तो नरेंद्र मोदी जीत कर हारा है, उसको उतना मैंडेट नहीं मिला। उसने भारत को दुनिया की अब चौथी हो गई है, चलो पांचवी कर लेते हैं, पांचवी मईशत बना दिया। हसीना वाजिद भाग गई, मुल्क छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने बांग्लादेश को पांव पे खड़ा किया। 64 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, 2.5 करोड़ गुर्बत के लकीर से ऊपर वर्ल्ड बैंक कह रहा है आ गए। और उसके अलावा इंडस्ट्री, आईटी, कपड़े का कोई, मुझे दुनिया का कोई ब्रांड बता दे। 15 साल का इक़्तिदार भी तो है ना भट्टी साहब, मतलब शेख हसीना वाजिद का आप देखें ना इक़्तिदार भी कितना लंबा था। नहीं, वो इशू नहीं है। इशू ये है भाईजान, इशू ये है कि हसीना वाजिद जब आपका मैंडेट जाली हो, ठीक है, जब आपकी हुकूमत धौंस धांधली सीना जोरी पर कायम हो, जब आप अपनी सियासी मुखालफीन को गद्दार मुल्क दुश्मन बनाने के चक्कर में और सियासी मुखालिफ पार्टियों पर पाबंदियां लगा रहे हों, जब आप चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल कर दें, इंसानी हकूक़ पामाल कर दें, सच बोलना मुश्किल बना दें, तब हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ता है। जब आप फाशिस्ट हो जाएं, जब आप अदलिया को अपने ताबे बनाने की कोशिश करें, ठीक है, जब आप पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बना दें, जब आप अपने अलावा किसी को कोई आपको वजूद नजर ही ना आ रहा हो, और जब आप वोट की इज्जत को वोट की जिल्लत में बदल दें, जब आप अवामी राय का एहतराम नहीं करेंगे, तो तब हसीना वाजिद को भागना पड़ता है मुल्क छोड़कर। और इनके पास तो पल्ले है ही कुछ नहीं, इनके पास पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं। आप नवाज शरीफ की सीट देख लें, मरियम की सीट, बट मसला ये ना कि शेख हसीना वाजिद का तो जाली मैंडेट नहीं था भट्टी साहब, उनका तो मसाइल और थे ना, सप्रेशन थी, सब कुछ था, रिप्रेसिव रजीम था, 15 साल इक़्तिदार, तरक्की बड़ी की, लेकिन अपने ऑपोजिशन को कुचल डाला, सब कुछ किया। बट सवाल ये है कि आप कहते हैं जाली मैंडेट, आप कहते हैं फैशिस्ट हैं, ये अकेले ही फैशिस्ट हैं या इनमें इतना जोर है, दमखम है कि जिसका मैंडेट भी जाली हो, जिसके पास अड़ी जुड़ी हुकूमत हो, वो इतना तगड़ा होता है कि वो मैंडेट भी चोरी कर ले, वो फाशिस्ट भी बन जाए? भट्टी साहब, से कौन भागा है बांग्लादेश से?
कौन भागा है बताएं ना आप, कानून के तालिब इल्म में। आज इमरान खान को आप मेरे साथ बैठ के 5-5 घंटे मतून करते थे, इमरान खान ने वो कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया, इमरान खान ने सच बोलना मुश्किल बना दिया, इमरान खान ने। उस वक्त आप सारा क्रेडिट इमरान खान को देते थे कि सारी बुराइयां उसमें हैं। आज आप पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। नहीं भाईजान नहीं। मुल्क किसने छोड़ा? श्रीलंका में मुल्क किसने छोड़ा? पक्षे खानदान ने। बांग्लादेश में मुल्क किसने छोड़ा? इसने। नरेंद्र मोदी, आज कौन कहता है कि वो 400 का हद पार नहीं कर सका? नरेंद्र मोदी। तो जब आप इंतहा पसंद होते हैं, जालिम होते हैं, जाबर होते हैं, जुल्म करते हैं, जमहूरी चोगे पहन के डिक्टेटर बन जाते हैं, जब आपको भट्टी साहब बात वही है ना कि खान साहब ने कुछ जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। मेरा सवाल यह, जमहूरियत की कुर्बानी दी या जमहूरियत के लिए लड़ते हुए उन्होंने ये तमाम सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं वो, या वो किसी और चक्कर में कर रहे हैं? निकल आओ उससे निकल आओ। उस चीज का तो सारा मामला है ना भट्टी साहब, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं यार। ओ भाई, इमरान खान मैटर नहीं कर रहा इस वक्त, तरीके इंसाफ मैटर नहीं कर रही, ये मुल्क मैटर कर रहा है, 25 करोड़ मैटर कर रहा है, अदलिया पे जो हमले हो रहे हैं वो मैटर कर रहे हैं। कौन करवा रहा है भट्टी साहब? कौन करवा रहा है हमले कौन करवा रहा है? हमले कौन करवा रहा है ये बताएं ना। ये हुकूमत कर रही है, हुकूमत कर रही है भाई, हुकूमत कर रही है। आप छोड़ दें इमरान खान को, वो मैटर नहीं करता। मुनीब साहब, इस वक्त इमरान खान मैटर नहीं करता, पाकिस्तान तरीके इंसाफ मैटर नहीं करती। वो 9 मई के उन्होंने अहमकाना जो फैसले किए, अपने लिए गड़े खोदे, वो उसमें गिरे हुए हैं, वो आप भुगत लेंगे खुद। इस वक्त मुल्क मैटर क्या करता है? मैं और आप। बिल्कुल मैटर क्या करता है? 25 करोड़। हमारे पास पानी नहीं है पीने को, अच्छा अस्पताल नहीं, अच्छा स्कूल नहीं, हमारा बजट तबाही। बात क्या है भट्टी साहब, तहरीके इंसाफ को जो लड़ाई है आज कि मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, ये खाली फैसला हुकूमत का है, PMLN का है, पीपल्स पार्टी का है, MQM का है, या किसी और का भी है? या आपको लगता है भाई अकेले ही है जो ये फैसले कर रहे हैं? इतने जोरावर हैं ये, जब आप कहते हैं ना जाली मैंडेट और ये फाशिस्ट हैं, तो मेरा सवाल ये होता है कि अकेले इतने तगड़े हैं कि ये सब कुछ कर लें? भाईजान, अकेले इतने तगड़े थे कि जिस तरह ये इनकी वापसी हुई है, TT स्कैंडल, 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा जी, सारा कुछ। भाईजान, आपके ये आएगा किस पे? ये रिजीम किस तरह गिना जाएगा? ठीक है, जैसे इमरान खान साहब का गिना जाता था वैसे ही होगा ना, और कैसे होगा? अगर आप कहते हैं कि इमरान खान ने सारा कुछ, जो कुछ इमरान खान दौर में हुआ वो इमरान खान ने किया, तो फिर इनको दे। नहीं, वही वाला बात है ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे वो हुकूमत है, हम कहते थे ना 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ा है, तो ये तो मुतनाज़ा प्लस था। बट चले, मैं हसन अयूब साहब के पास जाता हूं। फाशिस्ट हुकूमत लड़ाई को कहते हैं, भट्टी साहब कहते हैं इमरान खान को छोड़ दें, वो मैटर ही नहीं करते। मसला यहाँ ये है कि ये मुल्क के अंदर जो फस्तायत फैला रही है हसन अयूब साहब, ये हुकूमत फैला रही है, और इन्होंने सब कुछ किया है, और मखसूस नशिस्तें ना देने में, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने में भी हुकूमत का हाथ है। अब मुझे बता दें जरा सच्ची बात कि हुकूमत का हाथ है क्या है, असल में है क्या? देखिए, असल में तो मामला ये है कि अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है, और जजेस का जो हलफ भी वो उनको यही कहता है कि जी हम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हमारे यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ जजेस ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं किया। जब कानून तक वाज़े हो तो 187 आप इन्वोक नहीं कर सकते। अब बात यह है कि जजेस ने ना सिर्फ 187 को इन्वोक किया कंप्लीट जस्टिस के नाम पर, बल्कि आइन की तशरीह कर गुजरे, जो उनका इख्तियार नहीं था। एक तरफ जजेस जो हैं वो 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और वो फरमाते थे कि जनाब हमारे मामलात में मुदाखलत हो रही है, हमारे इदारे के अंदर, जुडिशरी के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, और फिर पार्लियामेंट का जो इस्तेकाक है उसमें इंक्रोच कर गए। अब जब पार्लियामेंट के आपने मामलात के अंदर, क्योंकि कानून बनाना या आइन में तरमीम करना ये इख्तियार है पार्लियामान का, और ये स्वाबदीदी इख्तियार है, ये देखिए, और आइन को भी का खालिक जो है वो पार्लियामान है। इस तरह आइन में तरमीम करना भी पार्लियामान का ही स्वाबदीद है, कानून को तब्दील करना भी पार्लियामान की स्वाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं था। कंप्लीट जस्टिस के नाम के ऊपर उन्होंने वो कर गुजरे जो उनका इख्तियार हासिल नहीं था। तो फिर पार्लियामेंट ने अपनी बालादस्ती जाहिर करनी थी और करनी चाहिए थी, और जो उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव जो इसमें तरमीम की है वो बिल्कुल ठीक की है। पार्लियामेंट मस्ट शो इट्स माइट
कि जी मैं सुप्रीम हूं, मैं बालादस्त बट एक बात तो सुप्रीम कोर्ट जो है मुझसे बालादस्त नहीं है। हसन अयूब साहब, ये बात तो भट्टी साहब की भी वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, और वो कहते हैं मुल्क छोड़ के कौन भागा? मुल्क छोड़ के वो भागता है जो जिसकी जड़ें मजबूत ना हो। जैसे शेख हसीना वाजिद थी तो उनका मसला जाली मैंडेट नहीं था, उनका मसला रिप्रेसिव रजीम था, और जो उन्होंने भारत नवाज जो भी कुछ करती रही पिछले 15 साल के अंदर, अपोजिशन को कुचला, और फिर ये तो एक बहाना बना ना कोटा वाला मामला। इशू ये है कि इस हुकूमत के तो वो कहते हैं कुछ सिर पैर है ही नहीं, जड़ें भी कोई नहीं है, अवाम में कनेक्टिविटी कोई नहीं, और वो फिर बार बार भट्टी साहब कहते हैं छोड़ें, इमरान खान से बाहर निकलें, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं छोड़ा इस हुकूमत ने। देखिए बात यह है मुनीफ फारूक साहब के हकीकी आज़ादी की जंग तो ये बात मानने वाली है, बंगालियों ने लड़ के दिखा दी। और अभी देख लें कि आप जिस तरीके से 300 लोगों ने शहादतें दे दी और आज़ादी के लिए, और बेसिकली उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि एक गवर्नमेंट थी जिसको हसीना वाजिद साहिबा जो है वो लीड कर रही थी, उनको मुल्क से भागना पड़ा। लेकिन हमारे मुल्क में आज़ादी मार्च हुआ 2014 में जी। आपने वो आज़ादी मार्च आपको याद है? जी याद है। यहाँ पर डी चौक में आकर हकीकी आज़ादी का नाम लिया गया, लेकिन फिर हकीकत क्या निकली, पतली गली से बाहर फरार हुए, और उस टाइम जो है वो एक सानिया APS हो गया था, तो उनको मौका मिल गया भागने का तो भागे। वो तो सबको पता है उसका मकसद क्या था, वो सबको पता है उसका मकसद क्या था। बट सवाल ये है, वो बार बार यही कह रहे हैं, क्या हसन अयूब साहब आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि 2024 का इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं था, या वो बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा ना कि जज साहिबान ने ओपन कोर्ट में कि हम जानते हैं कि जो तरीके इंसाफ को मसाइल थे 2024 का इलेक्शन कंटेस्ट करने में, ये बात ढकी छुपी तो नहीं है ना हसन अयूब साहब? लेट्स बी फेयर अबाउट इट। ढकी छुपी है, लेकिन आप बात आप पूरी मुझे करने दे देते तो इसी बात के ऊपर मैं आ रहा था। अब ये देख लें कि 25 मई के बाद जिस तरीके से उन्होंने लाओ लश्कर लेकर इस्लामाबाद के ऊपर महाजराई करने की कोशिश की, उसको भी हकीकी आज़ादी का नाम लिया गया। फिर हकीकी आज़ादी होती रही, फिर वहाँ से आगे मामला बढ़ा, कभी मिस्टर एक्स कभी मिस्टर वाई पर पहुँचा, फिर डर्टी हैरी पर पहुँचा, फिर जो आखिरी उसने मंजिल जिस पर पहुँचा वो 9 मई थी। जब 9 मई आप कर गुजरे हैं मुनीफ फारूक साहब, तो फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने और आपकी फौज ने कहा कि अब जीरो टॉलरेंस है, अब हमने जो है यहां पर माफी नहीं देनी। इवन के जनरल आसिम मुनीर ने अपनी अपॉइंटमेंट वाले मामले को भी नजरअंदाज कर दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है उस मामले को जातियात नहीं बनाया। लेकिन जब आप 9 मई कर गुजरे, और 9 मई में क्या हकीकी आज़ादी ले रहे थे कि आपने ना सिर्फ जो है वो GH के ऊपर हमला किया, ना सिर्फ जिना हाउस को जलाया, बल्कि आपने रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जला दी, आपने हजारा मोटरवे में टोल प्लाजा जला दिया, आपने ISI के ऑफिस को फैसलाबाद में हमला कर दिया, आपने पेशावर वाले किले पर हमला कर दिया। हसन भाई वो तो भट्टी साहब भी कह रहे हैं ना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी तहरीक इंसाफ ने, के हाथ बनाने हैं नहीं, बट वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसका क्या ताल्लुक है? हसन भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसका क्या ताल्लुक है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद क्यों ना हो अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये फैसला देना है? मैंने पहले बात कर दी। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लिमान के इख्तियार में इंक्रोचमेंट थी, और अगर ये मैंडेट जाली है तो आप मुझे बता दें कि कौन सा एक फोरम है जहां पर इस बात का तयन हो सकता है कि जनाब फलां नेशनल असेंबली या फलां प्रोविंशियल असेंबली में जो बंदा जीत कर आया है वो उसका जीतना नहीं बनता, वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल। अब ना भट्टी साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं, ना मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल हूं, और ना मुनीफ फारूक साहब आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं। ये बड़ी वेग स्टेटमेंट है कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत, फॉर्म 45 वाली हुकूमत, ये कहना आसान होता है, आपने साबित करना है मामला कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। और जिस तरह उस दिन मलिक अहमद खान साहब फरमा रहे थे कि पंजाब के अंदर तो टोटल सूबाई असेंबली की 26 जो है इंतखाबी उजरदारी हैं, वो 26 की 26 अगर PTA को मिल जाए तब भी पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट जो है उसको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नहीं, बट ये तो एक्चुअल इनकी हकीकत है। बातें बयानात इनको सुन लें, वो बड़े मजलूम बनेंगे। हैं जनाब, हर वो काम करते हैं जिनको कानून और आईन इजाजत नहीं देता। बट बात यह है भट्टी साहब, मैं अब आपको भी कहूंगा, आप भाई हैं हमारे, आप भी पतली गली से निकलिएगा, आप भी बताएं कि ये अकेले इतने काबिल नहीं है। जारी बात है, मजबूत है ना, कोई सहारा होता है। भट्टी साहब, इमरान खान साहब भी बाद में कहते थे ना कि यार मैं अपने इत्तेहादियों को कैसे लाता था, आओ वोट दो, आओ ये करो। तो खाली हुकूमत तो ये नहीं कर सकती। आपने खुद कहा ये अवाम में मकबूल नहीं, आप कह रहे हैं ये मैंडेट जाली, आप कहते हैं इन्होंने लोगों का जीना दोबर कर दिया। और सर कोई अकेले तो नहीं सब कुछ हो जाता ना भट्टी साहब। फिर मुझे बताएं उस मसले का क्या हल है, और आप बेहतर जानते हैं, आप तो पिंडी, इस्लामाबाद, उसकी हदूद सबको जानते हैं भट्टी साहब। पहली बात तो ये भाईजान कि मैं बड़ा हैरान हूं कि आप हसीना वाजिद का वो जो कह रहे हैं कि उसका मैंडेट असली था, वो जाली नहीं था।
यानी आज कल खालिदा ज़िया को मिली है रिहाई, और जिस तरह जमात इस्लामी से लेकर, मुझे बात मुकम्मल कर लीजिएगा, जमात इस्लामी से लेकर खालिदा ज़िया की पार्टी तक जिस तरह 30,000 गिरफ्तारियां, फांसियां, और ये लास्ट इलेक्शन जिस तरह वन साइडेड था, यानी पूरी दुनिया कह रही थी, तो अगर वो मैंडेट असली था तो फिर सलाम है उस मैंडेट को। दूसरी बात भाईजान, इस वक्त मसला ये नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं, ये मैं इस मसले में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इसमें हूं कि मुल्क चलाओ। देखिए, छोड़ दिए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया है मीर जाफर मीर सादिक से 9 मई तक वो भुगत लेंगे, और रियासत इतनी मजबूत है कि वो उनको अकाउंटेबल कर लेगी। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या, आपने सारी उम्र आपने अदलिया से लड़ते रहे ना अपनी जाती मफाद के लिए। देखिए, आप हुकूमत में आते हैं, मरियम नवाज आती कहती है कि इस पे बगावत का मुकदमा करो और पीटीआई पे बैन कर दो। अतात आरडा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अब ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। उसके बाद हद के इज्जत कानून आ जाता है, उसके ट्रिब्यूनल बन जाते हैं। उसके बाद पीका एक्ट आ जाता है, उसकी अदालतें हो जाती हैं। उसके बाद पहला नैब तरमीमी आर्डिनेंस आ जाता है और के 40 दिन का रिमांड। उसके बाद दूसरा आ जाता है जो शफाफ तहकीकात धांधली की हो रही हैं उसमें के रिटायर्ड जजेस भी, और जब समात बदल लें। इसके बाद अब ये आ जाता है। अब मुझे बताइए, कोई एक कानून बता दें जिसका इमरान खान से तल्लुक ना हो या तरीके इंसाफ से तल्लुक ना हो। क्या ये इसका सवेरे उठते हैं ये जहर उगलने लगते हैं, शाम तक जहर उगलते हैं? और अल्लाह के बंदो, तो तुम लोगों को ना कोई 13 में ना 3 में आप गवर्नेंस करो यार, परफॉर्मेंस करो। आप रिजेक्टेड होकर सिलेक्टेड हुए हो, खुदा के लिए यार गवर्नेंस करो। इस मुल्क को निकालो, आलमी तनाई है, चौथा बदतरीन पासपोर्ट है, बिजली के बिल देने मुश्किल हो गए हैं, आपको हमारे घर के बजट तबाह हो गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी। भट्टी साहब, मसला ये आपकी बात सर आंखों पर, ये यही कहते हैं ना कि भाई इमरान खान भी आया था तो उसने हमारे साथ किया, गवर्नेंस नहीं की, हमारे साथ स्कोर सेटल करने में लगा। और मैं तो छोड़ दूंगा, इन्होंने नहीं छोड़ना ना। वो कहते हैं भट्टी साहब वो कहते हैं हमने नहीं छोड़ना, वो कहते हैं भट्टी साहब वो नहीं छोड़ते ना। मैं और आप छोड़ सकते हैं, मैं और आप छोड़ देंगे। हुकूमत में तो ये है ना, ये नहीं छोड़ेंगे भट्टी साहब। मैं आप दोनों की, हसन की, आप दोनों की बातें मान लेता हूं। ठीक जैसा होगा उनके साथ होगा। हुकूमत किस लिए होती है यार? अदलिया तो लड़ने के लिए होती है। तो वही ना, वो वही कर रहे हैं। वो अदलिया को कहते हैं कि अदलिया नेपोटिज्म कर रही है। वो अदलिया पर इल्जाम लगाते हैं और फिर पार्लियामेंट के अंदर कानून पास कर देते हैं। के लिए अदलिया ने रोका हुआ है अच्छे अस्पताल से, अदलिया ने रोका हुआ है बिजली चोरी रोक लो, अदलिया ने रोका हुआ है लैंड लॉसेज रोक लो। बिल्कुल ठीक है, ये तो गवर्नेंस के काम है ना, ये तो वाकई बात ठीक है। हसन अयूब साहब ये करे, वो कहते हैं बिजली के बिल कम करे, ये सारे अस्पताल बनाए। भट्टी साहब की बात तो ठीक है ना हसन साहब? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवर्नेंस तो काम है उनका। और ये काम जो है, आप ये देख लें कि मुआशी तौर पर फिच ने भी रेटिंग पाकिस्तान की CCC+ कर दी है। कुछ ना कुछ बेहतरी तो आई है। आप पाकिस्तान जो डिफॉल्ट करने पर छोड़ के गया इमरान खान, उसमें भी किसी हद तक बेहतरी आई है। अब बात यह है कि पहले तो श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा रहे थे, फिर ये खत लिख रहे थे IMF को कि जनाब किसी तरीके से हम जो है वो वफाकी हुकूमत की जो गारंटीज हैं उसके ऊपर हम जो है अमल दरामद नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के मुखालिफ जो कर सकता था इमरान खान, वो किया। अब जो इनसे बन पड़ है ये कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो पीटीआई को बैन करने के हवाले से, तो वो मेरे ख्याल से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बड़ा अर्सा पहले आई हुई थी। आई डोंट नो सत्तू पिए में हुकूमत ने ये क्या कर रहे हैं, और उनका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट सो रहा है कि उस चीज़ को फॉलोअप नहीं कर रहे। आप ये देखें कि कभी आज तक आपने सुना है कि किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को तहकीकात करने से एक अदालत ने स्टे दे दिया हो? अदालत ये कहती है जनाब कि तहकीकात फलां ऑफिसर ना करे, फलां ऑफिसर कर सकता है। वो अमीर भट्टी साहब एक गुजरे हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में, वो उसकी स्क्रूटनी कमेटी के बाद जो बेसिकली बैंक अकाउंट्स सरफेस के ऊपर आए, उनकी तहकीकात करने के खिलाफ हुक्म इम्तनाई देकर जो है वो रिटायर भी हो चुके हैं। और हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो पंजाब का है उसने उसको फॉलोअप ही नहीं किया। तो ये तो सिचुएशन है। अब पीटीआई क्या बैन होनी चाहिए? ठीक है जी बिल्कुल। अगर उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग वो ली भी है और जो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की भी है, तो उसको यकीनी तौर पर बैन होना चाहिए। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज ने भी किया हुआ है, मुस्लिम लीग नवाज को भी बैन करें। पीपल्स पार्टी ने किया तो कानून और ज़ाब्ते के खिलाफ काम को किया है तो उसको भी बैन करें। ठीक है, कोई लाडला नहीं है। और जहां पर जो ये बात कर रहे थे कि बल्ले का साइन लिया गया, तो बल्ले का साइन लिया नहीं गया।
इन्होंने साइन जो है अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते के मुताबिक, उसका कॉन्सिक्वेंस था। और मैं एक और बात आज बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले के सुप्रीम कोर्ट की कोई गलत तशरीह नहीं की। जो जजेस के रिमार्क्स हैं और जो इवन फैसले के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, तो मुझे तशरीह बता दें उसका फैसला क्या था सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी वाला। उसका मतलब यही था कि जब आपके पास कोई टिकट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं है तो आपके जो उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंट ही जाएंगे, वो बतौर पार्टी के रुकन के तौर पर नहीं जा सकते। और ये जो चीज की है जिस बेस के ऊपर उसको बेस बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो फैसला काबिल अमल नहीं है, वो आइन कानून बहरहाल उसको डस्टबिन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और अगर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, मेजॉरिटी जजमेंट है, बेशक कोई उसे कहता रहे कि वो गैर आईनी है या कानून से बालातर है, बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ी अदालत का फैसला है और वो उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। मैं जनाब इरशाद भट्टी साहब का और हसन अयूब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम में आज इतना ही जी, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं एक और बात ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा कि शेख हसीना वाजिद की यहाँ बात होती है तो ये बात दुरुस्त है कि वो एक रिप्रेसिव रजीम था जिसके अंदर उन्होंने बहुत से जुल्म ढाए अपोजिशन के ऊपर, लेकिन वहाँ मुद्दा कुछ और था जो जिसके नतीजे में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई। वो मुद्दा क्या था वो सबको पता है। एक कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ वो लड़ाई शुरू हुई और बिल आखिर वो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का सर ले गई। प्रोग्राम में आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।